नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। करीब 2.5 साल पहले निर्भया कांड के बाद से समाज और सियासत में महिलाओं के शोषण और अधिकारों को लेकर बहस तेज है। दिल्ली में हुए जन आंदोलन और उसके बाद दिखी सरकारों की सक्रियता से लगा कि महिला अधिकारों को लेकर संजीदगी बढ़ी है। गैंगरेप के खिलाफ कानून में बदलाव हो या घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा की बात या फिर पैतृक संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का हक, कई ऐसे कानून बने जिनकी महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी भूमिका मानी गई। लेकिन आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों का पर्दा है। उनमें से एक जो माननीय गृह राज्य मंत्री हरिभाई परथीभाई चौधरी के लिखित बयान में सामने आया है, और वो है वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप का मुद्दा। राज्यसभा सांसद कनिमोई के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत में विवाह एक संस्कार है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना जा सकता। सरकार का ये रुख तब है जब सभी सच्चाई से परिचित हैं कि इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को बराबरी का हक हासिल नहीं है। खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में ज्यादातर महिलाएं पतियों के शोषण की शिकार हैं। हाल ही में आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक देश में रेप की 80% से ज्यादा घटनाएं ऐसी हैं जो पतियों द्वारा अंजाम दी जाती हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन यानी ICRW 2011 के मुताबिक देश में हर 5 में से एक भारतीय पुरुष अपनी पार्टनर या पत्नी को सेक्स के लिए मजबूर करता है। हाल ही में आई UN की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 2/3 महिलाएं सेक्स के लिए पुरुषों की पिटाई की शिकार हैं। इन सच्चाइयों के बावजूद समाज वैवाहिक बलात्कार को मान्यता नहीं देता और सियासतदान इसे पवित्रता के आईने में देखते हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वैवाहिक बलात्कार के एक केस में सुनवाई से इनकार कर दिया। सवाल है कि क्या बलात्कार को किसी भी रूप में जायज माना जा सकता है? क्या स्त्री का अपने शरीर पर हक की मांग गलत है? क्या यह बड़े पैमाने पर मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या संस्कृति के नाम पर संवेदना की बलि चढ़ाई जा सकती है? आज बहस इन्हीं मुद्दों पर। और आज इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं संजय हेगड़े, आप सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा हमारे साथ हैं कविता कृष्णन, आप एपुआ की सेक्रेटरी हैं। एपुआ यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन। इसके अलावा हमारे साथ एडवा की एडवोकेट और लीगल कन्वीनर रह चुकी और 1993 से रेप के कानून को बदलने की मांग करने वाली मशहूर वकील कीर्ति सिंह हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अमन सिन्हा हैं। हमारे साथ एक और मेहमान हैं, वो हैं ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के एडवोकेट कमलेश मिश्रा। आपकी संस्था मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर कानूनी लड़ाई लड़ती रही है और आप लोग मैरिटल रेप के मामले में एक खास केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। और इसके अलावा हमारे साथ है जागरूक जनता जो आप लोगों से सवाल जवाब करेगी। आप सभी से चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। भारत में पहली बार महिलाओं ने अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए इतनी पुरजोर आवाज बुलंद की। निर्भया बलात्कार कांड से भड़के जन आंदोलन की आवाज सत्ताधारियों के कानों तक भी पहुंची और तब यौन अपराधों से स्त्रियों को सुरक्षा देने के लिए जस्टिस JS वर्मा आयोग का गठन हुआ। आयोग ने जो मुख्य सिफारिशें की उनमें एक ये भी थी कि मैरिटल रेप यानी पति द्वारा पत्नी से किए गए बलात्कार को अपराध बना दिया जाए, मगर अब सरकार ने इसे ठुकरा दिया है। वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझा जाता है, शिक्षा के स्तर, गरीबी, अनेक सामाजिक रीति रिवाजों, मूल्यों, धार्मिक आस्थाओं और समाज की विवाह को संस्कार के रूप में मानने संबंधी विचारधारा जैसे विभिन्न घटकों के कारण भारतीय संदर्भ में उपयुक्त रूप से लागू नहीं की जा सकती है। सरकार के इस रुख पर कई विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई।
This is not against values or ethos or tradition of India. It is about protecting women in our own country within the institution. So this is not against, and definitely we've changed our opinions. We've become more sensitive to women's issues these days, and I don't think there's any harm in actually re-looking at laws and changing them and amending them to protect our women. In most countries in the world, marital rape is equally condemnable as rape outside marriage. So the government's reply is very disappointing. This is not a question of culture. It's not a question of sexual relations. It is a question of whether we're going to allow anybody to abuse any other citizen of India merely on the grounds that they are married to her. That is simply not acceptable. सरकार के इस रुख को संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन की सिफारिशों के खिलाफ भी बताया गया, मगर ये संसद की स्थायी समिति की राय के अनुरूप है, जिसने 2013 में मैरिटल रेप के बारे में जस्टिस वर्मा कमेटी की अनुशंसा को नामंजूर कर दिया था। फिलहाल भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है कि पुरुषों द्वारा अपनी पत्नी से जबरन यौन संबंध को भी बलात्कार नहीं माना जाएगा, अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम न हो। बलात्कारी को कैद और जुर्माना सुनाया जाएगा, बशर्ते बलात्कार की शिकार महिला उसकी पत्नी न हो। घरेलू हिंसा कानून 2005 में मैरिटल रेप के दीवानी समाधान का प्रावधान किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत मैरिटल रेप का सबूत कोर्ट में स्वीकार्य नहीं है, बशर्ते उसे मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न के चल रहे किसी मुकदमे के सिलसिले में पेश न किया गया हो। जब कानूनी व्यवस्था ही ऐसी है तो इसमें क्या आश्चर्य कि पुरुष अपनी पत्नियों से जबरदस्ती यौन संबंध बनाने की बात खुलेआम स्वीकार करते हैं। भारत के 8 राज्यों में हुए एक सर्वेक्षण में 1/3 पुरुषों ने ये बात मानी, यानी जब चाहे यौन संबंध बनाने को विशेषाधिकार मानने की पुरुषों की सोच मजबूत है। क्या मैरिटल रेप को क्राइम बनाने की मांग का विरोध इस मानसिकता को और मजबूती नहीं देता? अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि स्त्री अधिकारों की बात होते ही अक्सर परंपरा और संस्कृति की दुहाई क्यों दी जाने लगती है। ऐसा कहने वाले कभी ये क्यों नहीं सोचते कि अक्सर संस्कृति की रक्षा का सारा बोझ महिलाएं ही क्यों ढोएं? परिवार बचाने के लिए उन्हें यौन संबंधों में जबरदस्ती क्यों सहनी चाहिए? अमन जी, मैं अपनी चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। क्या मैरिटल रेप को जुर्म बनाने की मांग गलत है? देखिए, मैरिटल रेप तो ऑलरेडी एक जुर्म है और आईपीसी के कई धाराएं हैं जिसमें ऑलरेडी दिस कंस्टिट्यूट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस और इट अमाउंट्स टू क्रुएल्टी 498A में, और जितने भी बॉडीली इंजरी को लेके जो सेक्शंस हैं, चाहे 325 हो या जो भी, वो सारे अट्रैक्ट होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी अपनी जगह पे है, तो इसके लिए एक रेमेडी और पनिशमेंट जो है उसे जुर्म के तहत यानी सिविल दीवानी मामलों के तहत रखा गया है। और जो आप दूसरे कानूनों की बात कर रहे हैं उसमें 15 साल से कम उम्र की महिलाओं के खिलाफ जो बलात्कार हैं उसके बारे में क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का अंतर हो सकता है, पर आईपीसी की कई धाराएं हैं जो कि इसके लिए पनिशमेंट और रेमेडी जो है वो प्रोवाइड करती हैं। पर ये एक गंभीर विषय है और एक बड़ा विषय है जो कि सोसाइटी के पूरी सोसाइटी को इम्पिंज करता है, और इस पे एक अगर कोई लार्जर कंसेंसस हो सोसाइटी में, क्योंकि अभी तो हम लोग, जो मंत्री जी ने भी जो कहा, जो गृह राज्य मंत्री ने, उनके कहने का यही तात्पर्य था कि हमारे देश का जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, उसने अच्छा काम किया है बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के बनस्पत, तो उसको भी चलने देने का एक अवसर देना चाहिए। और जहां तक मैरिटल रेप का प्रश्न है, ऑलरेडी दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द आईपीसी, और उसके लिए रेमेडी और पनिशमेंट दोनों प्रोवाइड की गई है। आपकी बातों से कीर्ति सिंह जी बिल्कुल सहमत नहीं दिखती हैं। कोई भी सहमत हो या नहीं हो, मैं लगता है कि ये जो मांग है मैरिटल रेप को जुर्म बनाने की, अपराध की श्रेणी में लाने की जो मांग है, ये स्त्री अधिकारों को, जो हमारे पुराने संस्कार हैं, उन संस्कारों से, उस रीति रिवाजों से बाहर ले जाकर सोचने की और उस दायरे को तोड़ने की कोई मांग है? बिल्कुल नहीं। हमारे समझ से तो कोई भी ट्रेडिशन कहीं भी दुनिया भर में ये नहीं कह सकता कि एक हस्बैंड को अपने वाइफ के ऊपर अपराध करना चाहिए, कि उनके ऊपर अपने को फोर्स करना चाहिए, सेक्सुअली फोर्स करना चाहिए और बलात्कार करना चाहिए। बलात्कार तो एक कानून में माना
मतलब जुल्म है और उसके लिए सबको सजा मिलनी चाहिए। और इसके लिए, एक मिनट इंटरप्ट नहीं करिए, और इसके लिए चाहे हस्बैंड हो चाहे कोई और आदमी हो, और आप जानते हैं नए अमेंडमेंट्स में ये भी लिखा है कि कोई रिलेटिव भी अगर रेप करता है, कोई गार्डियन रेप करता है, कोई पर्सन अथॉरिटी पे में हो लड़की के ऊपर वो रेप करता है, तो वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी बलात्कार नहीं माना जाता, वो माना जाता है बहुत घोर बलात्कार। क्योंकि घोर बलात्कार वो होता है जो लोग इन स्पाइट ऑफ प्रॉक्सिमिटी, मतलब जो लोग अपने पास वाले लोगों के साथ इस तरह की दुर्घटना करते हैं। अब तो मैरिजेस में ये बिलीव करा जाता है कि जो मैरिजेस होती हैं वो एक इक्वालिटी के बेसिस पे होती है, दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा होना चाहिए और कोई भी एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर पे वायलेंस ना कमिट करे। और इस तरह का वायलेंस तो जरूर रिकग्नाइज करना चाहिए। ये मान रही है विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस की, मतलब 1993 से काफी सारी कंट्रीज, सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज नहीं, जो 80 से ज्यादा कंट्रीज में ये माना गया है कि ये रेप है। और ये रेप की तो बात ये होती कि कंसेंट के बिना अगर औरत बीमार हो और अगर औरत किसी वजह से नहीं चाहती हो, लेकिन ये भी सच है, लेकिन ये भी सच है जो अमन सिन्हा कह रहे हैं कि समाज में एक धारणा है कि इस तरह की मांगों से जो पारिवारिक मूल्य हैं, रीति रिवाज हैं, वो कमजोर होते हैं, हमारे संस्कार कमजोर होते हैं। इस समझ को गलत कैसे ठहराया जाएगा? तो ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि कानून में ऑलरेडी जगह है, अगर आप मान रहे हैं कि 498A में बलात्कार या किसी भी तरह की हिंसा, जो पारिवारिक हिंसा है उसमें जगह, ये तो मैं गलत मानती हूँ उसको, लेकिन ये अगर मानते हैं, मेरा कहना है तब अगर ये इसको आप मान रहे हैं तो रेप लॉ, पहले तो कानूनी क्या स्थिति है? रेप लॉ है आपकी, जहां कहा जाता है कि किसी भी रेप, यानी रेप का डेफिनेशन दिया हुआ रेप लॉ में कि किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती से किसी भी तरह का यौन व्यवहार, इसको रेप माना जाएगा। फिर नीचे लिखा हुआ है लेकिन अगर कोई पति किसी पत्नी के साथ इन्हीं सारी चीजों को, इसी जोर जबरदस्ती को करें तो वो रेप नहीं माना जाएगा। ये आपके कानून में बाकायदा लिखा है, इसको कहते हैं मैरिटल एक्सेप्शन, ठीक है? ये एक्सेप्शन फॉर मैरिटल रेप, ये बना हुआ है कानून में। हम कह रहे हैं इस एक्सेप्शन को हटाइए, इसमें कोई नए कानून बनाने की मांग नहीं है। बात यह है कि अगर आपका बलात्कार का कानून कहता है कि ये सारी चीजें बलात्कार होती हैं, अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ करता है, लेकिन अगर कोई पति जबरदस्ती करे पत्नी के साथ तो वो रेप नहीं माना जाएगा। ये बिल्कुल, इसमें किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में इसके लिए जगह नहीं हो सकती। 21वीं सदी के भारत में हम कैसे इसको, ये बहुत ही विचित्र है संजय जी कि एक पति अगर अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है तब तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन अगर एक पति अपनी पत्नी की इच्छा के खिलाफ रेप करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकता। देखिए, कानून में ये भी लिखा है कि अगर पत्नी इससे इनकार करती है तो ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स बन जाता है। नहीं, ये भी कानून में ही तो लिखा है। तो अब आप एक ये सिचुएशन देख लीजिएगा कि अगर पति और पत्नी के जो संबंध है, हर बार कोई पुलिस वाला, कोई वकील, कोई जज देखते रहे तो ऐसा संबंध कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। You are inviting the policeman and the judge into the bedroom. तो फिर शादी क्यों करे लोग? शादी ही क्यों रखे? जब शादी का ये भी होता, तात्पर्य ये भी होता है कि वहां से बच्चे पैदा हो। और रेप क्या है? रेप यही है कि विदाउट कंसेंट सेक्स। अब कंसेंट शादी में इम्प्लाइड होता है। लोग शादी करते हैं क्यों? लोग शादी करते हैं ताकि वो साथ रहे, सेक्स हो, बच्चे हो, रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहे। दुनिया के जो 80 से ज्यादा देशों ने अगर इसको लागू किया है तो क्या वो व्यवहारिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं करते हैं? आप ये मानते हैं कि वो वैवाहिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते और वो अपने देश को, अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाना चाहते? प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी। इनको बात इसी डर से ये जो आप व्यवस्था बदलना चाहते हैं ना, वो वहीं रुका रहेगा। 498A के बारे में अब सुप्रीम कोर्ट भी ये मान चुकी है कि बहुत सारे केसेस में ये जो दुरुपयोग होता है उसके कारण बहुत से लोग जेल जाते हैं। और अब क्या होने वाला है? अगर आप ये मैरिटल एक्सेप्शन
निकाल ले तो क्या होगा? हर मर्द सरोजिनी नगर पुलिस थाने में या लाजपत नगर पुलिस थाने में ये साबित करते रहेगा कि नहीं साहब, उस टाइम पत्नी मानी थी या नहीं मानी थी। आपको क्या लगता है कि सारी महिलाएं जाके थाने में शिकायत कराने का हक हासिल कर लेंगी तो सब थाने में चली जाएंगी क्या? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये एक वन साइडेड न्यूक्लियर बटन जैसा होगा। ये एक वन साइडेड न्यूक्लियर बटन जैसा होगा जहां पर एक ही ऐसा नहीं है कि हस्बैंड भी ये एक्यूजेशन डाल सकता है। ये जेंडर न्यूट्रल तो है ही नहीं ये कानून। अगर तो लेकिन ये भी समझ लीजिए कि हमारे समाज की हकीकत क्या है। हमारे समाज में आज भी महिलाएं बराबरी का हक हासिल नहीं कर सकी हैं। जी नहीं, मैं अमृता ये बात कहना चाहती हूँ, हमारे समाज में जब शादी की हम बात कर रहे हैं तो हमारे समाज में शादी की क्या असलियत है, थोड़ा सा उसको भी देख लिया जाए। दो बातें यहाँ पे। पहले तो ये कि 19वीं सदी में जब ये कानून बने थे, ब्रिटिश का कॉलोनियल लोगों ने बनाया, उस समय उनकी भी धारणा ये थी कि पत्नी की शादी हो जाती है तो वो पति की प्रॉपर्टी हो जाती है, लीगली वो प्रॉपर्टी हो जाती थी, वो उसके साथ में उसकी सेक्सुअल प्रॉपर्टी के रूप में माने जाता था। अभी न दुनिया में ये समझदारी है न भारत में ये समझदारी है, पहली बात। ये जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी कहा। सेकेंड, अगर हम कुछ तथ्य देखें, तथ्यों में आपके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो सर्वे हुई उसमें कुछ राज्यों में 10%, कुछ राज्यों में 20% और राष्ट्रीय रूप में देखें तो 6.6% महिलाओं ने अपने से कहा कि हमारे पति ने हमारे साथ जबरदस्ती की है। ये कोई उन्होंने जाकर के कंप्लेंट नहीं दर्ज की, लेकिन उनसे पूछा गया कि आपके साथ क्या जबरदस्ती सेक्स होती है, उन्होंने कहा हाँ होती है। पुरुषों से जब पूछा गया, पुरुषों से एक सर्वे हुई यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ विमेन वो द्वारा, उनकी जो सर्वे थी 8 राज्यों में उन्होंने अलग अलग जाति अलग अलग वर्ग के पुरुषों के साथ किया सर्वे। पुरुषों के 1/3 पुरुषों ने कहा कि हमने अपने पत्नी या इंटीमेट पार्टनर दूसरे गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ में जबरदस्ती सेक्स किया है, यानी हमने बलात्कार किया है। इसको इन्होंने खुद माना। इसका मतलब ये आपके समाज में हो रहा है, ये आपकी शादी की असलियत। तीसरी छोटी सी बात कि हमारे यहाँ शादी हमेशा कंसेंट से नहीं होती। कंसेंट इन द सेंस कि एक सेंस में होती है कि हाँ शादी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पति क्या है कैसा है वो बिना जाने ज्यादातर शादियां होती हैं। जब उस शादी के अंदर भयानक डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो उसे हम मानते हैं नहीं मानते हैं कि वायलेंस हो रही है। संजय जी, हम सबको बराबर का मौका देंगे, लेकिन पर पहले और ऐसे डिस्टर्ब करने में एक चीज मैं डिस्टर्ब आप कर रही हैं और इल्जाम दूसरों पे लगा रही हैं। देखिए, आप एंकर डिसाइड करेंगी कौन बोलेगा। एंकर को तो डिसाइड ही नहीं करने दे रहे ना आप। नहीं, आप बोलिए, लेकिन अपनी बात संक्षेप में रखिए ताकि मैं दूसरे को मौका दे। जी, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब ये सिर्फ कंसेंट ये नहीं है कि एक बार शादी करें तो कंसेंट दे दिया फॉरएवर कि आप जब चाहें आप हमारे साथ रेप कर लीजिए। और रेप तो मतलब ये पूरे, अब औरतों का भी कोई हक है कि नहीं? अगर आप ये कहते हैं कि औरतों का कोई हक नहीं है, लेकिन हमारे देश में पुरुष तो ये मानते हैं कि शादी से सेक्स के लिए लाइसेंस मिल जाता है। जहाँ ये धारणा है मतलब औरत एक प्रॉपर्टी है आदमी की। पहले तो ये परसेप्शन है बहुत गलत फैलाया जा रहा है कि कोई रेप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। ये एक समस्या है हमारे समाज में, हम लोग सभी एक्नॉलेज करते हैं। ये एक सीरियस नहीं, ऐसा नहीं कहा, ये एक सीरियस समस्या है और हम लोग सब एक्नॉलेज करते हैं। कोई खाली हमारे देश में नहीं है, बाकी देशों में हमसे ज्यादा है। अब आप क्यों बीच में इंटरप्ट कर रही हैं? और 80 देशों में अगर है तो उससे ज्यादा देशों में नहीं है। समस्या है। अब आप कृपया मुझे कंप्लीट करने देंगी? नहीं, बस मैं एक सवाल अपनी तरफ से 80 देशों में अगर ये कानून है तो उससे ज्यादा देशों में नहीं है। कई वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है। यूएसए के ज्यादातर स्टेट्स में जो है एग्जेम्पशन है, नहीं है ऐसा। यूके में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं है। उन्होंने रिसाइन कर लिया है, आपको नहीं पता है। और आपको ये भी नहीं पता है कि जो कानूनी व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है दिस विल अमाउंट टू क्रूएल्टी एंड फिजिकल असॉल्ट। और आप लोग यहाँ पे ज्ञान बांट रहे हैं कि वो कानून में नहीं लाई करता है। 498 और 425 में नहीं होगा। गलत बात है। आपके कहने से थोड़ी कानून बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अरे भाई गलत बात आपके
कहने से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट थोड़ी बदल जाएगा। आप गलत बोलते रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। और देखिए, मैं प्लीज इस तरह की डिबेट मैं नहीं करना चाहता। और अमिता जी, इसीलिए एक अगर मान लीजिए ये सब सामाजिक मुद्दे हैं, इसके वाइडर रैमिफिकेशंस हैं, अगर कोई लार्जर कंसेंसस हो तो इसमें इसको सरकार जरूर कंसीडर करेगी। मेरा एक सीधा सोल्यूशन है, अगर औरत सेक्स करना नहीं चाहती है शादी में तो ठीक है, शादी तोड़ दीजिएगा, पर शादी में रहते हुए अगर आपको ये अच्छा लगता है कि आपके पति को कटघरे में खड़ा करे, कि किसी पुलिस स्टेशन में रोज घसीटते हुए ले जाए, और अगर पति को वही डर वही डर हर बार सताए कि भैया सेक्स हो सकती है या नहीं, नहीं, तो अगर पति को ये डर सताते रहे तो बिल्कुल फैमिली खत्म हो जाएगा। ये सवाल है कि कोई भी पत्नी अपने पति को क्यों कटघरे में खड़ा करेगी जब तक कि वो इस बात से आजिज ना आ जाए और परेशान ना हो जाए। देखिए ना, आखिरकार सेक्स भी एक ट्रांजैक्शनल होता है, एक कंसेंट लिया जाता है जी, कंसेंट लिया जाता है। जी, पर कंसेंट 20 years in advance नहीं। And if you're ill, if you're not ill, if you're well, if you're not well, if you listen, are feeling एक इकलौता केस है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मेरे पास मेरे साथ इसके वकील हैं, मेरे साथ उस केस के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा, इनकी याचिका ये थी कि कानून में ऐसे बदलाव कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारा काम नहीं है, वो पार्लियामेंट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और मुद्दा क्या था, इस पर बातचीत करते हैं। कमलेश, क्या मुद्दा था और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप लोगों के केस दायर करने पे? जी, सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा इस मुद्दे पर कि सारी चर्चा जो है वो परिवार के विषय पर और पुरुष के विषय पर हो रही है, लेकिन सर्वाइवर के दृष्टि से कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। चाहे जो पीड़िता है वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उन दोनों का जो सिचुएशन होता है रेप के बाद वो सेम होता है, और इसीलिए उसको रिकॉग्नाइज करने की बहुत आवश्यकता है कि मान लो कि मैं इस समय आपसे यह चर्चा ना करूं कि उसको क्या सजा मिले, लेकिन यह चर्चा निश्चय ही होनी चाहिए कि उस पीड़िता का क्या हो, क्या उसे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, क्या उसे उस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत है कि उसे ये लगे कि कहीं ना कहीं उसको कोई सुनने वाला है और उसके पास इसका कोई इलाज है। पहली बात तो यह। दूसरी बात, जो हम सुप्रीम कोर्ट में गए वह केस ऐसा था कि एक महिला, यंग महिला, जिसने अपना धर्म परिवर्तन करके शादी करी, पढ़ी लिखी महिला, और दोनों लोग यहाँ पर दिल्ली में ही रह रहे थे वसंत विहार में, और उसके साथ ब्रूटल रेप, बहुत ही बुरी तरह का रेप, टू द एक्सटेंट नहीं, लेकिन आप लोगों की मांग क्या थी इस पूरे मसले को लेकर? क्या आपने मांग ये की थी कि इसको क्रिमिनल माना जाए इस पूरे एक्ट को, या आपने उसको न्याय दिलाने की किस रूप में मांग की? कौन से कानून के तहत आपने ये चैलेंज किया? मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं, मुझे अगर आप 2 मिनट का समय दें। टू द एक्सटेंट इस महिला के साथ, टू द एक्सटेंट यह घटना हुई कि अ टॉर्च वाज इंसर्टेड इनटू हर एनस एंड देयर इज नो एफआईआर व्हिच इज रजिस्टर्ड। कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई। पुलिस ने, सीएडब्ल्यू सेल ने, कोर्ट ने यह कहा कि यह घटना आम है और ऐसा पत्नी के साथ होता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमने सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इतना कहा कि 375 जो रेप का कानून है, जो रेप को डिफाइन करता है, उसके एक्सेप्शन 2 में कहा गया है, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट में से एक ने कहा कि उसमें कहा गया है कि ये सारी चीजें अगर पति करे तो उसके ऊपर कोई जो है इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। हमने सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इतना कहा कि ये जो एक्सेप्शन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनरीजनेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि हमारा काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टेज पर हमसे यह कहा कि आप जो है वो एक महिला का मुद्दा लेकर आए हैं, आप कोई बहुत बड़ा कंसेंसस लेकर नहीं आए। और मैं इसको
पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की गलत धारणा मानता हूं और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को गलत मानता हूं। एज अ लीगल स्ट्रेटेजी हमने उस समय वह केस विड्रॉ किया और हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा उस समय भी कि हम आपके पास वापस आएंगे, हम आपके पास किसी महिला की संस्था के रूप में आएंगे और हम आपके पास और भी केसेस लेकर आएंगे। लेकिन आप लोगों को विड्रॉ करने पे मजबूर होना पड़ा, ये भी सच है। मैं इसमें एक बात कहूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी एक बात कि जब इन्होंने कहा, जब डिस्क्राइब किया इंजरी का नेचर की, एनस में टॉर्च इंसर्ट किया, संजय जी ने कहा कि 377 लगा दीजिए। अगर वही टॉर्च या कोई और शार्प वेपन एक्सेट्रा अगर वो आपके वेजाइना में इंसर्ट होती या दूसरे गुप्तांगों में, तो आप कहते हैं कि वो रेप नहीं माना जाएगा, लेकिन एनस में इंसर्ट करने पर 377 ये क्या लॉजिक है? Under the new 2013 amendments, anal penetration is also rape. Is also rape. Comes within 375. लेकिन अगर ये सच है तो फिर उस केस में तो सुप्रीम कोर्ट को वापस नहीं भेजना चाहिए था। उस केस में मैं जरा समझा दूं, मैं समझा दूं। एक मिनट संजय, बात करने दो। हाँ पहले अब मैं ये कहना चाहती थी कि रेप का डेफिनेशन वाइडन हुआ था, उसमें फोर्स्ड ओरल सेक्स, फोर्स्ड एनल सेक्स और फोर्स्ड वजाइनल सेक्स तीनों इंक्लूडेड थे। और डिजिटल also. Digital also. So all these were included and there was only one exception, जैसे भी कहा भी गया है कि मैरिड वाइफ के साथ नहीं रेप माना जाएगा जब तक वाइफ 15 साल से कम ना हो। ये एक्सेप्शन या सेपरेटेड या सेपरेटेड ना हो। समाज की व्यवहारिक दिक्कतों को नहीं समझ रहे हैं। जो व्यवहारिक दिक्कतों के बारे में इन्होंने कहा कि हर पति को जाके थाने में अपना जवाब देना पड़ेगा। आप जानती हैं स्टैटिस्टिक्स वर्ल्ड वाइड ये हैं, एक मिनट, स्टैटिस्टिक्स वर्ल्ड वाइड ये हैं कि ये कानून के होने के बावजूद बहुत कम औरतें जाती हैं बिल्कुल कानून के पास रेप का। नंबर 1, नंबर 2 मैं ये कहती हूँ, जब आप देखते हैं कि एक औरत की क्या स्थिति है हमारे समाज में, हम भी कुछ रियलिटी देखें, और वो रियलिटी ये है कि वो कभी बहुत कम बाहर निकल पाती है और बोल पाती है। हम लोगों ने तो ऐसा भी होता है कि औरत को पता ही नहीं होता है कि उसके साथ जुल्म और ज़ुल्म हो रहा है। नहीं, यही बात है। और हमने एक स्टडी करी थी MCW के लिए जिसमें हमने ये यहाँ भी तो कंसेंट तो मिल ही नहीं रहा है, यहाँ भी तो कंसेंट मिल ही नहीं रहा है। जब आपकी बारी आएगी तो पूरा बोलिए। नहीं तो वही हुआ ना। अभी जबरदस्ती क्या है? ये पूरा मुद्दा तो उसी पर आता है। जबरदस्ती क्या है, कैसे प्रूव होता है? आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए। मैं तो अमूमन क्रिमिनल लॉ में क्या होता है। I think he doesn't know what is sexism and what is not. मैं जरा ये कह रहा था कि हर चीज में जबरदस्ती की जो बात इन्होंने कही है, अब जबरदस्ती को प्रूफ कैसे किया जाता है? प्रूफ विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और ऐसे मामले में उसी लिए जो अभी कानून है जहां सेपरेटेड वाइफ है, उस पर इफ एनी एक्शन टेक्स प्लेस इट इज रेप। आई एग्री, दैट इज द करेक्ट लॉ। पर जब आप एक चलते फिरते जो चल रहा है मैरिज में, अगर आप ये कह दो कि हर एक एक्ट का लीगल और फोरेंसिक एनालिसिस होना चाहिए, और ये भी कि जब भी घटना के 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 1 महीने बाद भी कोई कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, तब ये नहीं कहा जा रहा है। जब ऐसा they are saying wrong things। एक साल 2 साल 3 साल जैसे कि कानून है ही नहीं, जैसे कि कानून नहीं देख रहा, कब आप कौन कर रहे हैं? देखिए, आप लोग तो कह रहे हैं कि कंसेंसस बनाने की जरूरत है, ये कह रहे हैं कि कंसेंसस की जरूरत ही नहीं है। समाज में जिस तरह की धारणा है और जिस तरह से समाज चल रहा है, अगर उस धारणा के खिलाफ जाएंगे तो
चल ही नहीं सकता है। इन्होंने उन चीजों को पॉइंट आउट किया कि आप व्यवहारिक दिक्कतें हैं कैसे डिटरमिन होगा कि किसने जबरदस्ती की। व्हाट हैपेंस विद इन द कन्फाइंस ऑफ बेडरूम इज ओनली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। उसमें कौन जाके वहां विटनेस स्टैंड करेगा और कौन डिटरमिन करेगा कि कैसे क्या होगा। दूसरा प्रश्न है, बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सॉरी, अगर पत्नी जो पीड़ित है नहीं, पर अगर वो कंटेस्ट करे, नहीं देखिए जो संजय ने बात कही, मान लीजिए उस समय कंसेंट थी, बाद में विड्रॉ कर लिया, बता दूं क्या है? नहीं आपको ही बस अकेले कानून मालूम है पूरी दुनिया में। मैं सीनियर एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट का, संजय भी है। सो व्हाट क्या मतलब है? आप बोल ऐसे रही हो जैसे आप ही को पूरा कानून मालूम है। नहीं, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पेट्रियार्कल। नो, जस्ट इन गाइज ऑफ फेमिनिज्म यू विल कीप अब्यूजिंग अदर्स। तो संवाद जब विवाद की हद तक बढ़ जाए तो ब्रेक लेना उचित है। ब्रेक के बाद लौटते हैं और इस मुद्दे पर बहस जारी रहेगी।